लग जाएगा। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं है, मनुस्मृति का राज है, तानाशाही का राज है। 15 मिनट के लिए सड़क पे पैर रख के नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरे धर्म के लोग 1 महीना तक धार्मिक यात्रा सड़क पे निकाल सकते हैं। कावड़ के त्यौहार के अवसर पे जो सड़क पे मुस्लिम दुकान है वो बंद कराई गई, उससे मुझे बड़ी तकलीफ है। आप बताइए, चाय की दुकान बंद करने का क्या मतलब है, नाई की दुकान बंद करने का क्या मतलब है? तो दलित समाज से, पिछड़े समाज से और मुस्लिम समाज से हम लोग डिप्टी सीएम बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर जरूरी नहीं कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई बैकवर्ड भी हो सकता है। कोई पद किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, किसी जाति के लिए परमानेंट नहीं। अभी हम बहुत जल्द पिछड़े वर्ग का सम्मेलन में बुला रहे हैं। अच्छा, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो लिंगड़ाई आगे और लड़ाई, अभी तो नींद हराम हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। तीसरे पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बड़े दलों में शामिल हो जाएगी। क्योंकि साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आजाद समाज पार्टी के अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, प्रबुद्ध सम्मेलन की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में आम हो गई थीं। उसी बीच में आजाद समाज पार्टी मुस्लिम संवाद नाम से एक सम्मेलन करती है। ऐसे दौर में, जिस दौर में तमाम सियासतदान अपने मुंह से इस समाज का नाम तक लेना नहीं चाहते, मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इस दौर में जब तमाम वो लोग जिन लोगों को मुस्लिमों ने कई सालों वोट दिया, वो लोग अपने मुंह से मुस्लिमों के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आप मुस्लिम संवाद कर रहे हैं, वो भी लखनऊ में बैठ करके, क्या वजह है? जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करके, गलत तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करके, इतिहास को जिस तरह से भाईचारे को तोड़ा गया है, अगर हम भी औरों की तरह ही व्यवहार करेंगे तो उनमें और हमें फ़र्क क्या बचेगा? तो सच्चाई, क्योंकि इतिहास आपने तो नहीं लिखा, जिसके हाथ में कलम थी उसने लिख दिया। तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास को लोगों को बताना पड़ेगा। तो जब बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा है और उनकी बात हम ना करें, बहुजन समाज का मतलब सिर्फ SC ST नहीं है, OBC भी है, मुस्लिम भी हैं, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं, जिनमें जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई सब लोग आते हैं। तो हमें जो आज के हालात हैं और जिस तरह से वो हिंसा का शिकार हो रहे हैं, और एक घटना जो बहुत बड़ी, जिसने मुझे, ये हालांकि बाद में हुई, ये कार्यक्रम पहले तय हो गया था, वो जो इसलिए हुई कि कावड़ के त्यौहार के अवसर पर जो सड़क पे मुस्लिम दुकान है वो बंद कराई गई, उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। बहुत शहरों से खबरें आ रही। मैंने सरकार से मांग की है, जो इनका परिवार चलाने का जो दैनिक जो खर्च है वो कम से कम इनको दे दीजिए, जिससे इनके घर को में इनके बच्चे भूखे भी ना मरे, इन पर जो है तमाम तरह की परेशानी भी इनके ऊपर जो है उनका प्रभाव ना पड़े। लीजिए, अदरवाइज आप बताइए, चाय की दुकान बंद करने का क्या मतलब है, नाई की दुकान बंद करने का क्या मतलब है, और जो छोटे मोटे कारोबार की दुकान है। मैं समझता हूँ किसी भी समाज को अगर तोड़ना हो, उसको नुकसान पहुंचाना, तो लाठी मारने की जरूरत है, उनके आर्थिक नुकसान पहुंचा दो। और आप देखो, लंबे समय से आर्थिक बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, ये भी एक आर्थिक बहिष्कार का दूसरा रूप है। और अगर पुलिस ये कहती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो फिर आपकी कानून व्यवस्था क्या है, जिसकी दुहाई आप देते हो कि ऐसी कानून व्यवस्था है, परिंदा पर नहीं मार सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। देखिए, संविधान इस देश में सभी को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आज़ादी देता है। आप 15 मिनट के लिए सड़क पे पैर रख के नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहीं दूसरे धर्म के लोग 1 महीना तक धार्मिक यात्रा सड़क पर निकाल सकते हैं। ये जो भेदभाव है, ये लोगों के मन में अविश्वास पैदा करता है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं है, मनुस्मृति का राज है, तानाशाही का राज है। ये जो अन्याय है, इसके खिलाफ जो सरकार संविधान का उल्लंघन करनी, ये इस पे हम लोग गलत पे आवाज़ उठाएंगे। इस पे मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए, तो सभी को बराबर अवसर भी होने चाहिए। अगर आप किसी के अवसर छीनोगे, यानी कि संविधान में जो आर्टिकल 14-15 में जो दिया गया है अवसर की समता जो है, और जो स्थान और लिंग के आधार पर, जाति धर्म के आधार भेदभाव जो आप नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन अगर आप करोगे, यानी कि उसके साथ साथ आर्टिकल 27, 26, 28 का जो है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन आप करोगे, संविधान के विरोध में जाओगे, तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा। इससे मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो इसलिए आज के दौर में जब हम बहुजन की बात करते हैं, तो हर बहुजन समाज के हर उस वर्ग की, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके अधिकारों पर हमला हो रहा है, उसकी आवाज़ को उठाना और उनके अंदर विश्वास पैदा करना, भाईचारा बनाना। आप अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। तो अस्तित्व बचाना है, वो बचेगा भाईचारा बना करे।
और फिर प्रबुद्ध जन सम्मेलन। तो ये भी, इसमें कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया था, हर जिले से 10-10, 20-20 लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनका प्रभाव है, जो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लोगों पर प्रभाव रखते हैं। पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत के प्रत्याशी रहे हैं, प्रधान रहे, ऐसे जो है लगभग 2100-2200 चिन्हित करके लोगों को जो है निमंत्रण भेज के बुलाया गया था। और वो लोग हैं जो आज़ाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास रखते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि बड़ा शानदार सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन की गूंज जो है लखनऊ की गलियों में है, और लेकिन वो गूंज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी, ऐसा मेरा भरोसा है। मैंने सम्मेलन को कवर किया, मुस्लिम संवाद नाम से था जो, आपने उसमें एक नई बात कही जो तमाम कार्यक्रमों में मैं कवर करता रहता हूं, क्योंकि आप विचारधारा की राजनीति करते हैं तो मैं उसको लगातार कवर करता हूं। कभी भी आपने इससे पहले नहीं कहा कि हम 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे। आज आपने एक नई बात की कि हम 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे और उसमें एक मुस्लिम भी होगा। ये बड़ी घोषणा नहीं है ऐसे समय में जब सामने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति हो रही है? ठीक है, हम वैचारिक आदमी हैं, हम कट्टर वट्टर के चक्कर में पड़ते ही नहीं। हम 85% बहुजन समाज के लोगों का आंदोलन चला रहे हैं। हमारा कट्टरता से कोई मतलब ही नहीं। हम वैचारिक लोग हैं और वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं। आप ये समझिए, मैंने एक चीज़ और भी कही है, पहले मैं उसको वो करूँगा फिर आपकी बात का जवाब दूँ। हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने माननीय काशी राम साहब के इस नारे को कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसमें हम उनको, चाहे छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव, विधानसभा का हो, जिला पंचायत का हो, चेयरमैनी का हो, लोकसभा का हो, तो हमने जिस समाज की जितनी संख्या है उसी आधार पे, जैसे मुस्लिम भाइयों की 20% आबादी है तो 20% से ज़्यादा संवैधानिक पद जो हैं हमारी पार्टी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग 20% पदों पे उनके पद पार्टी में नीचे से लेके ऊपर तक, उनको 20% से ज़्यादा टिकट, और अगर कल भविष्य में सरकार बनती है संघर्ष करने के बाद तो 20% जो है मंत्रालय में हिस्सेदारी भी हम लोग देंगे। ऐसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनको भी हमने जो है, जिन जातियों का अवसर नहीं मिला उन जातियों को, जैसे मैंने आज कहा है कि 3 हम लोग डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो दलित समाज से, अति पिछड़ी समाज से, पिछड़े समाज से और मुस्लिम समाज से हम लोग डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये मेरा आज आपसे वादा है। चीफ मिनिस्टर जरूरी नहीं कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई बैकवर्ड भी हो सकता है, शेड्यूल कास्ट किसी अन्य जाति का भी हो सकता है, और अति पिछड़ी जातियों का भी हो सकता है। हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है बहुजन समाज का, कोई भी आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है पार्टी से, कोई भी आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। कोई पद किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, किसी जाति के लिए परमानेंट नहीं। सब संघर्ष के आधार पर, जो जितना जिस तरह का संघर्ष करेगा उसी तरह से पार्टी उसको सम्मान देगी। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अभी तक यही माना जाता था कि अगर आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद ही मुख्यमंत्री होंगे। आपने तो अपने को पहले ही रेस से बाहर कर दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों का दल है, ना चंद्रशेखर आज़ाद के घर का दल है, ना किसी और के घर का दल है। जो आदमी जितनी मेहनत करेगा और समाज जिसको जितनी स्वीकारता देगा, उसी आदमी को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मैं तो एक सिपाही हूँ। मैं तो चाहता नहीं था 2022 में जब मैं चुनाव हारा, इतना मानसिक रूप से तकलीफ आई कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने पार्टी में ये पेशकश की कि आप मेरे अलावा अगर आपको लगता किसी और आदमी को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ मुझसे बेहतर अगर कोई तो उसको बनाया जाए। पार्टी में मीटिंग हुई, 2 दिन के बाद तय हुआ कि नहीं, आप ही को दोबारा से कंटिन्यू करना है। फिर जब लोकसभा का समय आया, इस पर मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप जिसे लड़ाओगे मैं जाके उसके लिए प्रचार करूँगा। लेकिन 2023 में मुझे गोली लगी तो सिचुएशन बदली। पार्टी के लोगों ने फैसला लिया कि हम 2 सीटों पे लड़ेंगे, 1 या 2 पे। अलायंस में नहीं गए तो अकेले लड़ेंगे, और अलायंस में गए तो फिर सब जगह से जाके अपना काम करेंगे जहाँ जो जिम्मेदारी अदा करनी है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। तो फिर ये तय हुआ कि 2 सीटें लड़ेंगे। एक मैं लड़ा और एक चौधरी अमर सिंह जो डुमरियागंज लड़े। तो वहाँ भी मैं 6 दिन रहा, 80,000 से ज़्यादा वोट वहाँ पड़े और ये हम लोग जीते। तो ये तय नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये किसी के घर का आंदोलन नहीं है, ये महापुरुषों का आंदोलन है और हम लोग इसको सींचने का काम कर रहे हैं। अच्छा सोचो, जिस दिन गोली लगी मैं मर जाता तो मैं कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाता, कहाँ से सांसद बन जाता, कहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाता? आप समझिए ना, ये आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं कार्यकर्ता बन के इसको चलाता रहूँगा। आज के कार्यक्रम को देख करके आपको उम्मीद थी कि कार्यक्रम इतना जबरदस्त सफल रहेगा?
हाँ देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं तो, मेरा प्रकृति कुदरत में बहुत भरोसा है। ईमानदार से मेहनत की जाए तो फिर सफलता मिलती है। अब कार्यक्रम को जो आपने देख लिया कि उसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी, पूरे देश भर से लोग आए, प्रदेश भर के कोने कोने से आए, क्या लगता है आपको कि ये समाज अब आपके साथ, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कब तक धोखा खाओगे मियाँ, तो क्या लगता है अब ये समाज को? अब मियाँ की समझ में आ रहा है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदार लोग आए थे, बहुत बाद में बैठ के चर्चा हुई। जितने मामले उन्होंने उठाए हैं उनको सबको नोट किया गया है, और वो आने वाले कल में आपको मैनिफेस्टो में भी दिखाई देंगे। और उनका मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो हम लोग पूरा भी करें। अभी हम बहुत जल्द पिछले वर्ग का सम्मेलन भी बुला रहे हैं। अच्छा, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो लियांगड़ाई आगे और लड़ाई, अभी तो नींद हराम हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। जो लोग अभी तक जो है राजनीति कर रहे थे, उनको भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आपको, आप नीरज भाई याद करो, कोई जाता था किसी के दुख में? कोई मर गया, एकदम से होगी, किसी बहन बेटी का अपमान, कोई जाता था क्या? ये किसने शुरू करा है? इसका अगर सरे किसी को जाता तो भीम आर्मी को जाता है। ये बात सही है। भीम आर्मी कार्यकर्ता को जाता, हम जाते थे सबके। तो जबरदस्त प्रतिनिधिमंडल बन रहे हैं हर अब आप समझिए ना, अब तो इधर मैसेज चलता है, उधर आदमी नेता पहुंचा दूसरी पार्टी का, और ये नीचे से लेके ऊपर तक होड़ है राष्ट्रीय पार्टी में कि भाई मैं पहले चले जाऊं, मैं पहले चला। और कई जगह तो चला ना जाए आदमी, इसलिए रोकने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगाई जाती है। आपने देखा नहीं कौसंबी कि भाई चंद्रशेखर कहीं अति पिछड़े समाज में चला जाए, अति पिछड़े समाज के चंद्रशेखर को नेता ना मान ले, इनके साथ ना जुड़ जाए, इनको भाई परिवार ना देखने लगे, इनमें अपना आदमी देखने लग जाए, तो देखो क्या क्या सहना पड़ रहा है। मैं आपको आज स्पष्ट करता हूँ, चीज़ें बदलेंगी। और मैंने कहा है, मैंने 33 पंचायत चुनाव तक का समय मांगा है। 33 पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बड़े दलों में शामिल हो जाएगी, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, दिन रात लगे हुए हैं, ना नींद देख रहे हैं, ना चैन देख रहे हैं, ना भूख प्यास देख रहे हैं, ना आंधी तूफान देख रहे हैं। आज कितना शानदार मौसम था, खूब बारिश हो रही थी, जबरदस्त, लेकिन कुर्सी खाली तो नहीं थी। जितने लोग अंदर थे उतने बाहर थे। और 4:30 बजे तक मैं अपनी बात रखता रहा। 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ था, 4:30 बजे तक लोग नहीं ले। यही कमाया भीम आर्मी ने आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष से। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस आंदोलन का एक छोटा सिपाही हूँ, और जितनी हिम्मत है उसको सींचने का काम कर रहा हूँ। आज की पूरी कमेटी जो है, आकिब भाई और तमाम साथी जिन्होंने आयोजन किया, हमारे उत्तर प्रदेश की जो पूरी टीम है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो देश भर से हमारी लीडरशिप आई थी, जिन्होंने आके अपनी बात रखी, चाहे वो कलकत्ता से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे वो बिहार से हो, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और लोगों को तैयार करने में मदद कराई। आपने बीच में प्रयागराज का जिक्र किया कि आप जाने की कोशिश कर रहे थे और नहीं जाने दिया। उसको लेकर के सोशल मीडिया पे तमाम तरह तरह के आरोप चल रहे हैं कि चंद्रशेखर गए, मुकदमे दर्ज करवा दिए, लोगों को जेल भिजवा दिया, उसके बाद चंद्रशेखर छोड़ करके आ गए। क्या है, पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो मुझे इस घटना का दुख है। दुख इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवान वहाँ जुटा है, और क्योंकि मैं उधर ज़्यादा गया भी नहीं हूँ। जहाँ मैं था वहाँ से 50 किलोमीटर थी, और कौसाम्बी में तो वहाँ के अधिकारियों ने मुझसे बात करा दी, तो मैंने उनको शांत कर दिया था। लेकिन करछना में हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ से कोई टच नहीं बन पा रहा था। और ये एक अफवाह फैली कि भाई चंद्रशेखर भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ। और फिर बाकी जो साजिश पुलिस और उसमें वहाँ के लोकल लोग मिले हुए थे, तो मैं उनकी भाव तो समझता हूँ, उन बच्चों के, उन भाइयों के। लेकिन आरोप से तो नीरज भाई मैं कभी बच ही नहीं पाया हूँ। मेरा ये समझिए कि राजनीतिक जन्म जो है, मेरी पहचान आरोप से है। पुलिस ने आरोप लगाया, सरकार ने आरोप लगाया, वहाँ लड़ने गया, हाथरस, फिर आरोप लगे 100 करोड़ की फंडिंग के, और लगातार आरोप ही लग रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाषण दे के मुकदमा लगवा लेते हैं। देखो, मैं एक चीज़ समझता हूँ, फर्स्ट डे मुझे ये आइडिया था कि जिन्होंने हिंसा की वो हमारे लोग नहीं है, क्योंकि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते, हमने सिखाया नहीं है। लेकिन आज भी मेरा आइडिया सही है कि वो हिंसा करने वाले लोग हमारे नहीं थे। इक्का दुक्का कोई हो सकता है, लेकिन जो जेल भेजे गए वो लोग हमारे हैं। मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि हिंसा करने वाले लोग हमारे हो नहीं सकते, क्योंकि हमने सिखाया नहीं है। अम्बेडकरवादी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जो जेल भेजे गए वो 100% लोग हमारे हैं, क्योंकि वो जाति के आधार पर भेजे गए हैं, वो क्षेत्र के आधार पर भेजे गए, घर से पकड़ के भेजे गए, वो निर्दोष लोग हैं। इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की और एक 25 वकीलों का पैनल बनाया, जो घर घर जाके वहाँ की टीम पूरी डिटेल इकट्ठा कर रही है। कौशल जी गए थे, उन्होंने परिवारों से मेरी बात करी, गाँव से मेरी बात करी, महिलाओं से, और महिलाओं ने मुझे बहुत ज़बरदस्त बात बताई कि आपके खिलाफ आके यहाँ उल्टी सी बातें कही जा रही है कि आप चंद्रशेखर के खिलाफ बोलो, आप ये को वो साथ छोड़ के चला गया, और तमाम तरह के वो ये मैसेज देने की कोशिश करें दलित समाज चंद्रशेखर के विरोध में चला गया। जबकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ की माँओं ने कहा कि हम आपके साथ हैं।
और हमें आपके ऊपर भरोसा है। और जिनसे मैं मिलने गया था उन बच्चियों ने भी और बहनों ने भी कहा कि हमारे जब इस तरह के झूठे भ्रम पैदा करने को, तो उन्होंने कहा कि वो हमारा भाई हो, हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ता, तो हम जानते हैं उसको। तो मैं आज कह रहा हूँ, वकीलों की टीम लगी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है, पुलिस से बात हो रही है, जो शक्ति थी उसमें कमी आई, और उम्मीद है बहुत जल्द जो है बेल होंगी और लोग हमारे बीच में होंगे, और इसको हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, तमाम तरह प्रयास करेंगे कि ये मुकदमा भी खत्म हो। मतलब कानूनी प्रक्रिया में जो भी खर्च होगा वो पार्टी करेगी। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, एक ये जो अफवाह फैली है कि भाई उनकी गिरफ्तारी होगी, तो उससे लोगों में बहुत गुस्सा पैदा हुआ। ये भी बात मुझे, क्योंकि हमारे लोग जा रहे हैं, उससे पता थोड़ा थोड़ा लग रहा है चीज़ों का। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी भाई के साथ अन्याय नहीं होने देगा, और उनकी सारी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कोर्ट से लेकर तमाम, और जो भी खर्च होगा उस सब चीज़ों को हम लोग तैयार हैं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष में कभी साथ नहीं छोड़ते, बीमार भी नहीं कभी ये सिखाया नहीं। हम अपने भाइयों के साथ, और जब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है उस मंडल का जो कार्यक्रम है हमारा, वो कार्यक्रम नहीं करूँगा मैं। अच्छा, जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे। जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, आपके यहाँ घोषणा कर रहा हूँ, उनके जेल से बाहर आने के बाद ही उस कार्यक्रम को करूँगा। अच्छा, एक वीडियो और शेयर किया था आपने। सरकार ने तानाशाही करने की कोशिश की, जिस तरह से उनके कान पकड़वा के पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया, तो याद रखना आप मेरी बात को, इसी लखनऊ में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि प्रशासन, शासन, पुलिस, सरकार सबको नींद नहीं आएगी। इस बात का मैं आपको वचन भी देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। एक वीडियो आपने शेयर किया, उसमें पुलिस के साथ लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस सामने है और लोग गाड़ियां अपने आप से तोड़ रही है। पुलिस भी तोड़ रही है। पुलिस भी तोड़, हमारे लोग तो पुलिस ने लाठीचार्ज के भाग गए, पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी, स्थानीय लोगों ने गाड़ियां तोड़ी। गाड़ियां सारी हमारी है, हमारा आर्थिक नुकसान हुआ, वो गाड़ियां जलाई गई, नीले झंडे उन पे थे जिन गाड़ियों जलाया गया है। तो आप समझिए कि ये सब जो है एक साजिश का हिस्सा है। इसलिए मैंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार समझती है सीबीआई जांच होगी तो पुलिस के लोग फंसेंगे, स्थानीय लोग फंसेंगे, और फिर जो आरोप लगाए वो आरोप जो है वो धुल जाएंगे, और इससे चंद्रशेखर की बदनामी जो की जा रही है वो बदनामी नहीं होगी, और सरकार को इसका नुकसान होगा। और ये सारा षड्यंत्र चंद्रशेखर को बदनाम करने के लिए किया गया था। हालांकि मैं फिर ये कहूँगा कि मुझे तकलीफ़ है कि वो बच्चे जेल में हैं, और मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे सभी लोगों को भविष्य में भी कानूनी रास्ते का इख्तियार करना चाहिए, और किसी भी तरह से किसी उकसाए में आके हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहिए। संवैधानिक तरीके से ही जो है उग्र नहीं होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो जितने लोग मेरी बात को सुनेंगे वो इस पर अमल करेंगे। एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म हुए अभी बमुश्किल कितने साल हुए? 5वां साल चल पांचवा साल चल रहा है, जिसके पास एक मात्र सांसद है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता था कि युवाओं की फौज है, उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला करके रख दिया है। प्रबुद्ध सम्मेलन के बीच में मुस्लिम संवाद के बीच में घोषणा कर रहे हैं कि ओबीसी का भी इतना ही बड़ा कार्यक्रम होगा। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति को जहां से शुरू किया था मान्यवर कांसीराम साहब ने, प्रतीकों की राजनीति और हिस्सेदारी की राजनीति, अब उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और दावा है कि इस समय जो सियासत वो कर रहे हैं उसका प्रभाव 2027 तो दूर है, कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ही नजर आया जाएगा। अब पंचायत चुनाव में क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं लगातार कवर करता ही हूं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। आप अभी कह रहे थे कि भाई एक पार्टी है जो 2020 में बनी, 5 साल का एक सांसद। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो 30-30 साल की पार्टी, एक भी सांसद नहीं।